जय हिंद प्यारे बच्चों। आप लोग उम्मीद करते हैं अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर चुके होंगे। तो उसी तैयारी में आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करवाने के लिए कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर लेकर के आए हैं हम आपके लिए। और बोर्ड एग्ज़ाम में जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि रिपीटेड होते हैं। तो आपको इस पूरे पेपर को देखना चाहिए कि पिछली बार बोर्ड एग्ज़ाम जो 2023 का हुआ था यूपी बोर्ड का, वो उसमें किस तरीके से पेपर आए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है साइंस के पेपर में। आइए देखते हैं हम लोग। तो आप अगर नए हैं तो आप आकर के जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। बहुत सारे ऐसे आपको पेपर्स तैयार करवाए जाएंगे। आइए देखते हैं। ये 2023 में जो पेपर हुआ था बोर्ड एग्ज़ाम का कक्षा 10 का, उस पेपर का एक मॉडल पेपर है साइंस का। तो उसको आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे हल करवाया जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन की बात करते हैं। जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें पहला जो हम लोगों का क्वेश्चन आया था, किसी वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब। ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि बड़ा और आभासी प्रतिबिंब कौन से दर्पण से बनता है। तो बताइए भाई, कौन से दर्पण से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। समतल दर्पण से हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी जितनी बड़ी वस्तु रहती है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा बनता है, ये छोटा बनाएगा, ये समान बनाएगा। तो बचता है आपका अवतल दर्पण, ये बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। तो दो दर्पण याद करिए, आपके सिलेबस में 3 दर्पण है, अवतल, उत्तल और समतल। तो उत्तल दर्पण से छोटा बनेगा, समतल दर्पण से समान बनेगा और अवतल दर्पण से बड़ा भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन, वैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जब ये कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा बनता है, बड़ा बनता है और बड़ा बनता है। तो जब कभी भी वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के नज़दीक की तरफ लेके जाते रहेंगे तो प्रतिबिंब जो रहेगा वो आपका बड़ा बनता चला जाएगा। और बड़ा प्रतिबिंब जो रहता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, केवल एक स्थिति में आभासी और सीधा होता है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपको जरूर अच्छे से अपनी ये टेबल याद करके रख लेनी है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, पूछा गया था, क्वेश्चन इस तरफ से है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा होता है। मतलब आँख पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये इसके पूछने का मतलब था। पुतली पर बनेगा या फिर परितारिका पर बनेगा, कॉर्निया पर बनेगा या दृष्टिपटल पर। तो चलिए एक मानव नेत्र का चित्र आपको दिखाते हैं। ये है पूरा आपका मानव नेत्र, इसके अलग अलग भाग दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है इसकी दृष्टिपटल, और दृष्टिपटल पर ही नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है। तो दृष्टिपटल, ये अंदर का लाइनिंग देख रहे हैं आप, जो ये काली वाली लाइनिंग है, ये पीछे की तरफ होती है दृष्टिपटल, और इसी पर प्रतिबिंब बनता है। इसको रेटिना बोला जाता है इंग्लिश में। तो कभी अगर आपको रेटिना आ जाए तो घबराइएगा मत। रेटिना, रेटिना भी कह सकते हैं इसे इंग्लिश में। वैसे दृष्टिपटल होती है, तो इसी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो दृष्टिपटल आपका सही ऑप्शन है। पुतली से प्रकाश प्रवेश करता है, कार्निया एक उभरा हुआ भाग रहता है, आगे की तरफ आँख का जो उभरा हुआ भाग है उसको कार्निया कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलन दिखाता है। यहाँ शब्द याद रखिएगा, अधिकतम, यानी अधिकतम विचलन कौन से रंग का होता है, तो उसकी बात करते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको प्रिज्म। ये प्रिज्म है, इधर से सफ़ेद प्रकाश गया, देख रहे हैं ये 7 रंगों में बंट जा रहा है। इधर से तो सफ़ेद जा रहा था लेकिन लाल हो गया, नारंगी हो गया, पीला है, हरा है, नीला है, और ये वायलेट कलर का हो जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं विचलन जाना इधर चाहिए था प्रकाश को, लेकिन बैगनी वाला जाना इधर लगा है। तो सबसे ज़्यादा हो रहा वो बैगनी रंग का, और सबसे कम देख रहे हैं विचलन वो हो रहा है आपका लाल रंग का। तो अगर कम पूछे तो लाल, और अगर आपका सबसे ज़्यादा पूछे तो वायलेट यानी बैगनी कलर का। तो ऑप्शन इसमें देख लीजिए, बैगनी सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि एक विद्युत केतली से होकर विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाता है, यानी कोई विद्युत केतली है उसमें से विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाता है। तो उष्मा क्या हो जाएगी, उष्मा कितनी हो जाएगी, आधी होगी, दोगुनी होगी, 4 गुनी होगी या फिर चौथाई रहेगी। तो आइए आपको इसके बारे में समझाते हैं। दरअसल होता क्या है, जो उष्मा होती है ये बराबर होती है कार्य के। और आपने एक फार्मूला सीख करके रखा होगा कार्य का, विभवांतर का फार्मूला होता है V बराबर W/Q। तो अगर यहाँ से Q को इधर लेके जाया जाए तो W बराबर हो जाएगा आपका Q इंटू वी। तो V गुणे Q, ये फार्मूला बन जाएगा। अब V का फार्मूला होता है आपका, V बराबर ओम का नियम पढ़े होंगे, I/R, और Q जो होता है आवेश जो होता है वो धारा और समय के बराबर होता है। तो धारा गुणे समय। अब इनका गुणा कर दें तो
आई स्क्वायर आर टी, यानी डब्लू किसके बराबर हो गया, आई स्क्वायर आर टी के, और वही डब्लू बराबर होता है उष्मा के। तो देख रहे हैं उष्मा जो होती है धारा के वर्ग के बराबर होती है। अब अगर उष्मा धारा को दोगुना कर देंगे तो दोगुना करेंगे तो 2 का वर्ग यानी 4 गुना हो जाएगी उष्मा। तो ये बात है कि अगर धारा को दोगुना करेंगे तो उष्मा हो जाएगी 4 गुना। यहाँ से आपको फार्मूले ऐसे याद कर लेना है, निकाल करके निकालना सीख लेना है। तो जो हमारा ऑप्शन है उसकी तरफ चलते हैं। तो वो बोल रहा था कि 4 गुनी हो जाएगी। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा पदार्थ है। तो इसमें जो होता है वो मुलायम लोहे का यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि नर्म लोहे या मुलायम लोहे का विद्युत चुंबक का क्रोड बनाया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। अब देखिए सही किरण आरेख के लिए क्या करना है, आपको एक फिगर दिखाते हैं। पहले कुछ नियम याद रखना है। जब कोई समांतर प्रकाश की किरण जाती है मुख्य अक्ष के तो वो फोकस पे आके मिल जाती है ऐसे। दूसरा चीज़ आप ध्यान में रखिए, जब कोई प्रकाश की किरण केंद्र से होके जाएगी तो सीधी चली जाएगी, केंद्र से जाने वाली सीधी चली जाती है। इन 2 बातों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपका ये पिछला क्वेश्चन हो जाता। देखिए लेंस है तो यहाँ ये क्या कर रहा है कि समांतर तो जा रही थी लेकिन लौट करके वापस आ जा रही है, ये तो दर्पण में होता था, ये तो एकदम गलत है। ये वाला देख रहे हैं कि आ रही है समांतर तो सीधे चली जा रही है, ये भी गलत हो गया। ये वाले में क्या किया गया, अवतल जब लेंस है तो अवतल लेंस में प्रकाश की किरण दूर जाने लगती है, तो इधर की तरफ जानी चाहिए, पीछे बढ़ाया जाता। ये वाला ऑप्शन सही है कि जब आती है समांतर प्रकाश की किरणें तो लेंस से अपवर्तन के बाद दूर जाने लगती हैं मुख्य से, और इनको पीछे बढ़ाया जाएगा तो कहीं एफ पर मिलती हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही है। आइए अब अगला देखते हैं हम लोग। विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करेगा भाई, विद्युत मोटर को देंगे बिजली, यानी बिजली देते हैं तो विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। अब बिजली से वो क्या करता है, चलने लगता है। तो जब कोई चीज़ चलती है तो उसमें आ जाती है यांत्रिक ऊर्जा। तो हो गया विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं और यांत्रिक ऊर्जा ले रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला चीज़ है क्वेश्चन, अब केमिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 से रसायन विज्ञान जो हम लोगों का कि शुद्ध वायु है, वायु क्या धातु वायु में तो रहेगा नहीं भाई, और यौगिकों का मिश्रण नहीं होता है, बल्कि शुद्ध वायु जो होता है वो समांगी मिश्रण माना जाता है वायु को। अगला चीज़ आपको क्वेश्चन दिया गया कि एल्कीन, एल्कीन का फार्मूला क्या है। तो एल्कीन के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। देखिए जब एल्कीन की बात आए तो जितना कार्बन रहेगा, कार्बन उसका दोगुना हाइड्रोजन रहता है, ये बात होती है एल्कीन में। तो देखें ये 3 का दोगुना 6, ये वाला सही है। इसमें दोगुना है नहीं, इसमें 3 कार्बन तो 8 हाइड्रोजन, ये एल्केन हो जाएगा। इसमें भी दोगुना है तो ये भी एल्केन है। ये वाला 2 ये तो बराबर है, 2 से भी कम है, तो ये एल्काइन है। तो ये एल्कीन का फार्मूले के लिए याद रखना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो रहेगा वो नंबर ऑफ कार्बन के दोगुने हो जाते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी, और चल उल्टा हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दोगुनी होनी चाहिए थी। ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो दोगुना होता है कार्बन का। चलिए अब हम लोग इसको आगे की तरफ चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान, तो ये तो आप लोगों को रटा हुआ होगा कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर क्या होगा। तो देखिए भाई आपको एक टेबल दिखा देते हैं कि जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार और परमाणु की त्रिज्या ये घटता है, ये ध्यान में रखना कि घटता है। और दूसरा चीज़ है परमाणु क्रमांक जो रहेगा वो बढ़ेगा, तो ये बात है आपको। तो यहाँ बोला कि परमाणु क्रमांक तथा परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो गलत हो गया भाई कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, वो छोटी होती है, आकार भी छोटा होता है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा लेकिन आकार जो रहेगा वो छोटा होगा। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु आकार में कमी होती है, परमाणु आकार में कमी होगी लेकिन परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है आपका। ऑप्शन नंबर सी जो परमाणु क्रमांक में वृद्धि, हाँ ये बात सही है। परमाणु आकार में कमी, ये भी सही है। तो परमाणु आकार में कमी और परमाणु क्रमांक में वृद्धि, ये वाला ऑप्शन सही है आपका। चलिए तो यही आपको यहाँ पे सिखाया गया था कि परमाणु आकार और त्रिज्या घटता है और धात्विक लक्षण जो रहेगा वो भी घटता है और धात्विक लक्षण जो रहता है वो बढ़ता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, अम्लीय गुण बढ़ता जाता है। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, एक बार इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से ये देखिए उपयोग के आपको 4 चीज़ें ये हैं, इन चारों का उपयोग सीख लेना है। 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पक्का पूछा जाएगा उपयोग से। तो अब देखिए उपयोग अगर आपको अच्छे से याद हो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग करते हैं मूर्ति बनाने में।
मूर्ति बनाने में, और साथ साथ इसका टूटी हड्डियों को स्थिर रखने में भी किया जाता है। जैसे गए होंगे कभी आप प्लास्टर लगवाने, हड्डी उड्डी टूटने पर, हाथ पैर टूट गया किसी का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति निर्माण में। अब देखिए, अगर इसका आपको याद रहता तो ऑप्शन नंबर ए जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। मतलब ए वाले का देखिए पहला यहाँ दिया है, ये गलत। ए वाले का दूसरा, ए का ये चौथा दिया गलत है, ए का ये तीसरा दिया है गलत है। यानी आपको केवल एक भी अगर सही रहता तो यहाँ इसका आंसर आ जाता दूसरा। कास्टिक सोडा जो होता है इसका उपयोग हम लोग साबुन बनाने में करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो ये प्रति अम्ल है, एंटासिड होता है। और ब्लीचिंग पाउडर जो है ये कीटाणुनाशक होता है, यानी बैक्टीरिया वगैरह के मारने के लिए काम में आ जाता है। तो इनका उपयोग एक एक दिया गया, आप इसको याद कर लें, जरूर 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो ये जरूरी है आपके लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। अब देखिए मेथिल ऑरेंज का थोड़ा गुण समझ लीजिए आप। ये मेथिल ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज को हम लोग ले करके यहाँ देखिए एसिड यानी अम्ल में मिलाएंगे तो हो जाएगा लाल, और अगर न्यूट्रल रहेगा तो उसका रंग रहता है पीला, और क्षार में भी उसका रंग हो जाता है पीला। तो मेथिल ऑरेंज अम्ल के अंदर लाल हो जाता है और क्षार के अंदर पीला हो जाता है। अब यहाँ क्या बोला गया था कि मेथिल ऑरेंज कौन सा रंग लाल देगा, तो लाल ये सोडियम क्लोराइड, ये लवण होता है। ग्लूकोज ये अम्लीय क्षारीय कुछ नहीं है, अम्लीय ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब अम्ल में मिलाएंगे तो लाल हो जाएगा, क्षार में मिलाते तो यहाँ पीला होना चाहिए था, तब ये सही होता। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नाभिकीय ऊर्जा का एक पर्यावरणीय हितैषी है। तो नाभिकीय ऊर्जा का पर्यावरणीय हितैषी जो आपका पवन ऊर्जा है, ये बहुत अच्छी ऊर्जा होती है, एक नवीकरणीय ऊर्जा है आपकी है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का हितैषी स्रोत हो गया आपका पवन ऊर्जा है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि ये बायोलॉजी से क्वेश्चन अब आना शुरू हो चुके हैं कि मेंडल प्रसिद्ध है। मेंडल क्यों प्रसिद्ध है, तो मेंडल की अनुवांशिकी के लिए प्रसिद्ध है। अनुवांशिकी के क्षेत्र में इन्होंने मटर के ऊपर अपना प्रयोग किया था, तो अनुवांशिकी के लिए। दूसरा क्वेश्चन है शुक्राणुओं का निर्माण। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होगा वृषण में, वृषण में बनेगा शुक्राणु। तो ये ऑप्शन सी सही है। वैसे आप थोड़ा जान लें, शुक्र वाहिकाओं का काम होता है शुक्राणु को लेके जाना। मान लीजिए ये आपका हो गया वृषण, इसमें शुक्राणु बनेंगे छोटे बहुत सारे, करोड़ों की संख्या में। यहाँ से शुक्र वाहिका निकलती है, ये शुक्राणुओं को ले करके जाने का काम करेगी। तो शुक्राणु को ले जाने का काम करती है शुक्र वाहिका। अंडाशय का काम होता है अंडे बनाना, ये महिलाओं के अंदर पाया जाएगा, अंडे बनाना। यकृत का काम होता है, ये लीवर जो होता है थोड़ी बहुत हानिकारक चीज़ें जो होती है हमारे शरीर में बनती हैं, विषैली चीज़ें, उनको कम हानिकारक चीज़ों में परिवर्तित कर देता है हमारा यकृत। तो ये चीज़ें आपको याद करके रख लेनी है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये बोला कि कूपिका यानी वायु कोष तो कहाँ पाई जाती है। तो वायु कोष जो होता है वो फेफड़े में पाया जाता है। हम लोगों के जो फेफड़े होते हैं, इस फेफड़े में देखेंगे तो किनारे किनारे पर ऐसे कूपिकाएँ लगी होती हैं जिसमें हवा आकर के भर जाती है। तो ऐसे जो हम लोगों के फेफड़े रहेंगे उसमें किनारे पर कूपिकाएँ पाई जाती हैं, इनको वायु कूपिका कहते हैं। इसी पर हवा आकर के भर जाती है, ढेर सारी कूपिकाएँ रहती हैं, तो ये फेफड़े में पाई जाती है। अब पौधों में जल के परिवहन हेतु देखिए, पौधों में से 2 ऊतक होते हैं, एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। ये दोनों ऊतक कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। जाइलम का काम होता है जल पहुंचाना, और दूसरा फ्लोएम का काम होता है भोजन पहुंचाना। ये भोजन को, मान लीजिए ये पेड़ है आपका, पेड़ हो गया, तो जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ सामान को लेकर के जाता है, और ये जो फ्लोएम होता है ये सामान को नीचे की तरफ लाता है। यानी फ्लोएम जो रहेगा तो वो क्या करेगा कि ऊपर से जितने भी भोज्य पदार्थ बनेंगे यानी भोजन बनेगा पत्तियों में, उन पत्तियों के भोजन को लेके जाएगा जड़ की तरफ। और जो हम लोग का जाइलम होता है ये जमीन से जड़ों के द्वारा सूखे गए पानी को, खनिज लवण को उठा करके पत्तियों तक पहुंचाता है। तो ये आप जरूर याद करके रखिए, जाइलम और फ्लोएम। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का वो 19 है। ये बोला कि एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब यानी आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो सामान्य व्यक्ति में जो होता है वो रक्तदाब आपका 80 से 120 होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बी वाला सही है, 80 से 120। निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष कहे जाते हैं। तो जल पुरुष जो होते हैं वो राजेंद्र सिंह को माना जाता है। इन्होंने जल के लिए बहुत ही कई बार न्यूज़ में आ चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश के ही एक निवासी हैं। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन जो ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाले थे उनका सारे क्वेश्चन का आपको विश्लेषण करवाया गया कि पिछले साल एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे साइंस के पेपर में। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर देख लें एक बार, और क्वेश्चंस को देखने के बाद जो है आपको एकदम बढ़िया से अपनी तैयारी कर लेनी है, ताकि अच्छे से आपकी तैयारी भी हो पाए और आप लोग बढ़िया से अपना नंबर ला पाएँ खूब सारा। तो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के अगले और भी मॉडल पेपर जो है कल सोशल साइंस का पेपर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।
तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।